आप सुन रहे हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। लेखक सिगमंड फ्रॉइड। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रात का हर नज़ारा, हर डरावना सपना, हर उड़ान और हर गिरावट आपके अपने मन का ही एक अजीबोगरीब पत्र हो जिसे आप पढ़ना नहीं जानते। सिगमंड फ्राइड की यह किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स हमें वह पत्र पढ़ना सिखाने का एक साहसिक प्रयास है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे ही मन के अंधेरे, अनदेखे और अक्सर वर्जित कोनों में ले जाती है। फ्राइड हमें बताते हैं कि सपनों को लेकर सदियों से दो तरह की धारणाएं रही हैं। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि सपने देवताओं का संदेश होते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी। यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने सबसे पहले यह माना कि सपने कोई दैवीय चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की ही उपज है। उनका मानना था कि सपने अक्सर शरीर में होने वाले छोटे बदलावों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पैरों में हल्की सी ठंडक है, तो आप सपने में बर्फीले पानी में गिरते हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन सदियों बाद भी सपनों का यह रहस्य अनसुलझा ही रहा। फ्रायड खुद एक मनोचिकित्सक थे। वे उन मरीजों का इलाज करते थे जिन्हें बिना किसी वजह डर लगता था, या फिर उनके मन में ऐसे ख्याल आते थे जिन्हें वे खुद नहीं समझ पाते थे। इन मरीजों का इलाज करते हुए उन्होंने एक तरीका खोजा। वे मरीज को बिना किसी सोच समझ के जो भी मन में आए उसे कहने के लिए कहते थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि मरीज अक्सर अपने सपनों के बारे में बताते हैं, और अगर उन सपनों को समझ लिया जाए तो बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। यही उनकी विधि की शुरुआत थी। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सपना कोई बेहुदा शोर नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण मानसिक क्रिया है। इस यात्रा की शुरुआत फ्राइड अपने ही एक सपने से करते हैं, जो इस पूरी सोच की आधारशिला बनता है। ये सपना है इरमा का इंजेक्शन वाला सपना। फ्राइड बताते हैं, एक दिन उनके एक युवा साथी ओटो ने उनके मरीज इरमा के बारे में बताया कि वो ठीक तो है, पर पूरी तरह अच्छी नहीं है। इस बात से फ्राइड को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उन्हें लगा कि शायद ओटो और मरीज के रिश्तेदार उनकी उपचार पद्धति पर उंगली उठा रहे हैं। उसी रात उन्होंने एक लंबा सपना देखा। सपने में वे एक बड़े हॉल में ढेरों मेहमानों के बीच, इरमा भी वहां है। फ्राइड उसे एक तरफ ले जाकर डांटते हैं कि उसने उनका सुझाव क्यों नहीं माना। इरमा शिकायत करती है कि उसके गले और पेट में तेज दर्द है। फ्राइड उसका गला देखता है तो उसे कुछ अजीब व गरीब सफेद धब्बे दिखते हैं। फिर वे अपने डॉक्टर और मित्र एम को बुलाते हैं। एम पुष्टि करते हैं। सपने में उनके साथी ओटो और लियोपोल्ड भी होते हैं। लियोपोल्ड मरीज की जांच करता है और कहता है कि बाईं तरफ सुस्ती है। फिर पता चलता है कि इरमा को यह संक्रमण एक गंदी सुई से लगे इंजेक्शन की वजह से हुआ है। सपने में प्रोपेल नामक एक रसायन का भी जिक्र होता है। सुबह उठकर फ्राइड इस सपने का विश्लेषण करते हैं। वे सोचते हैं, आखिर ये सब क्यों? इरमा के लक्षण तो असल में उसके थे ही नहीं। तब उन्हें याद आता है कि उनकी एक और मरीज थी जिससे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसका इलाज उन्होंने छोड़ दिया था। सपने में उन्होंने असल इरमा की जगह उसी अन्य महिला की कल्पना कर ली थी। डॉक्टर एम को देखकर उन्हें एक दूसरी घटना याद आती है, जब एक मरीज की गलत दवा से मौत हो गई थी। ओटो और लियोपोल्ड उनके दो साथी थे, जिनमें से एक तेज और एक सतर्क था। सपने में उन्होंने ओटो की तुलना लियोपोल्ड से करके ओटो को कमतर दिखाया था, क्योंकि असल में ओटो ने उनकी उपचार पद्धति पर सवाल उठाया था। सपने में आया प्रोपेल शब्द उन्हें अपने करीबी दोस्त फ्लीस के बारे में याद दिलाता है, जिनके साथ उनकी लंबी चिट्ठी पत्री होती थी। फ्लीस ने उन्हें बताया था कि यौन प्रक्रियाओं में ट्राइमेथाइलएमिन नामक रसायन बनता है। यह शब्द उन्हें सेक्स की तरफ ले जाता है, जो उनकी थ्योरी का केंद्र था। यानी सपने में इरमा की विधवापन सेक्स से जुड़ी समस्या को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस पूरे विश्लेषण के बाद फ्राइड को सपने का असली मतलब समझ आता है। उनका सपना उन्हें इरमा के दर्द की जिम्मेदारी से बरी कर रहा था। सपना कह रहा था कि इरमा के ठीक ना होने के लिए फ्राइड जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जिद, उसकी विधवापन, ओटो की लापरवाही और गंदी सुई जिम्मेदार है। ये सपना उनकी इच्छा की पूर्ति थी, अपने आप को निर्दोष साबित करने की इच्छा। इसी एक सपने से फ्राइड को यह समझ में आ गया कि हर सपना एक इच्छा की पूर्ति होता है। फ्राइड आगे बताते हैं कि ये इच्छा हमेशा साफ नहीं होती। बच्चों के सपने सबसे सीधे होते हैं। वे एक छोटी लड़की का सपना बताते हैं जिसे एक दिन पिकनिक पर नहीं ले जाया गया। रात में उसने सपना देखा कि वो पिकनिक पर जा रही है। एक और बच्चा, जिसे डॉक्टर ने मिठाई खाने से मना किया था, उसने सपना देखा कि वह पूरी दुकान की मिठाइयाँ खा रहा है। ये सीधे सादे सपने होते हैं, जहाँ इच्छा बिल्कुल स्पष्ट होती है। लेकिन वयस्कों के सपने अक्सर विकृत हो जाते हैं। ये विकृति क्यों होती है? फ्राइड कहते हैं, यहाँ एक सेंसरशिप कम करती है। हमारे मन में कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, जो हमारे नैतिक और सामाजिक दायरे से बाहर होती हैं। जागते समय हम उन्हें दबाए रखते हैं, लेकिन नींद में जब हमारा संयम थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो ये दबी हुई इच्छाएं सपने का रूप लेकर बाहर आना चाहती हैं। उन्हें पहचाने जाने का डर होता है, इसलिए वे छद्मवेश धारण कर लेती हैं। सपने की अजीब-ओ-गरीब बातें, उसकी उलट-पुलट, यही वह छद्मवेश है। यानी सपना एक समझौता है। एक तरफ दबी हुई इच्छा जो पूरी होना चाहती है, दूसरी तरफ हमारी अंतरात्मा जो उसे रोकना चाहती है। इस दबी हुई इच्छा का सबसे बड़ा उदाहरण है ओडिपस कॉम्प्लेक्स।
फ्रायड प्राचीन यूनानी राजा ओडिपस की कहानी याद दिलाते हैं, जिसने अनजाने में अपने पिता की हत्या कर दी और अपनी माँ से शादी कर ली। फ्रायड कहते हैं, ये कहानी हमें इसलिए छू जाती है क्योंकि हम सबके मन में कहीं न कहीं बचपन में अपने माता-पिता के प्रति ऐसी ही भावनाएं होती हैं। एक लड़का अपनी माँ पर अधिकार चाहता है और पिता को प्रतिद्वंद्वी मानता है। एक लड़की पिता को चाहती है और माँ से जलती है। ये भावनाएं इतनी गहरी और डरावनी होती हैं कि हम उन्हें दबा देते हैं, लेकिन वे सपनों में छुपकर आती हैं। कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी मौत चाहता है, बल्कि यह उस बचपन की एक क्षणिक प्रतिद्वंद्विता की प्रतिध्वनि हो सकती है। फ्रायड हमें सपनों के निर्माण की प्रक्रिया समझाते हैं, जिसे वे ड्रीम वर्क कहते हैं। ये कई सारी तकनीकों का एक जटिल खेल है। पहली तकनीक है संघनन। सपने में कई सारे विचार, यादें और इच्छाएं आपस में सिमटकर एक छोटी सी घटना या एक ही चित्र के रूप में आती हैं। फ्रायड का अपना वनस्पति विज्ञान पर एक पुस्तक वाला सपना इसका बेहतरीन उदाहरण है। वे सपने में देखते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। ये एक साधारण सी बात है, लेकिन इसके पीछे उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, एक दोस्त से बातचीत, कोकीन की खोज और बचपन की एक घटना, कई सारी चीजें एक साथ समाई हुई होती हैं। दूसरी तकनीक है विस्थापन। इसमें सपने की मुख्य बात को हटाकर किसी छोटी मोटी तुच्छ बात पर जोर दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने बॉस से बहुत गुस्सा है, लेकिन सपने में वह किसी और बेकार आदमी पर गुस्सा निकाल रहा होता है। असली भावना गुस्सा वही है, लेकिन उसका निशाना बदल गया है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सपने की सेंसरशिप को चकमा दिया जा सके। तीसरी तकनीक है प्रतिनिधित्व। सपने में विचारों को सीधे तौर पर न दिखाकर उन्हें चित्रों और प्रतीकों के जरिए दिखाया जाता है। फ्रायड बताते हैं कि सपनों की ये भाषा काफी हद तक प्रतीकों सिंबल पर निर्भर करती है। ये प्रतीक सार्वभौमिक होते हैं, जैसे एक लंबी सख्त वस्तु जैसे छड़ी, छाता, चाकू, पिस्तौल अक्सर पुरुष जननांग का प्रतीक होते हैं। सीढ़ियां चढ़ना या उतरना यौन क्रिया का प्रतीक हो सकता है। कोई व्यक्ति सपने में उड़ रहा है तो वह अक्सर यौन इच्छा या सफलता की खुशी का प्रतीक होता है। गिरने का सपना अक्सर डर या नैतिक पतन का संकेत देता है। पानी में तैरना अक्सर गर्भाशय या जन्म से जुड़ा होता है। फ्रायड के अनुसार ये प्रतीक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक और भाषाई विरासत हैं, जो सपनों के जरिए बोलती हैं। फ्रायड सपनों की सामग्री के स्रोतों पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। सपने अक्सर दिन भर की छोटी छोटी बेकार सी बातों को उठा लेते हैं। कोई व्यक्ति दिन में सड़क पर एक अखबार का विज्ञापन देखता है और रात को वही विज्ञापन किसी अजीबोगरीब सपने में आ जाता है। ऐसा क्यों? फ्रायड कहते हैं, ये तुच्छ बातें इसलिए चुनी जाती हैं क्योंकि इनमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। ये खाली पात्र होती हैं जिनमें हमारी दबी हुई इच्छाएं आसानी से भरी जा सकती हैं। जैसे कोई चोर अपना चेहरा छुपाने के लिए मुखौटा पहनता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं इन तुच्छ बातों के मुखौटे में छुप जाती हैं। इसके अलावा बचपन की घटनाएं भी सपनों का बहुत बड़ा स्रोत होती हैं। जो यादें हम भूल चुके होते हैं, वे सपनों में ताज़ा हो जाती हैं। सपने हमेशा सुखद नहीं होते। डरावने सपने क्यों आते हैं? ये तो हमारी थ्योरी के खिलाफ लगता है, क्योंकि डरावने सपने में इच्छा पूर्ति कैसे हो सकती है? फ्रायड स्पष्ट करते हैं कि डरावना सपना भी एक इच्छा पूर्ति ही है, लेकिन यहाँ इच्छा इतनी प्रबल और वर्जित होती है कि हमारा मानसिक संतुलन उसे सीधे स्वीकार नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी देखभाल की थकान के कारण उसके मन में एक पल के लिए यह इच्छा आती है कि बच्चा दूर हो जाए। ये इच्छा इतनी भयानक है कि वो इसे दबा देती है। रात में यही दबी इच्छा एक डरावने सपने के रूप में आ सकती है, जैसे बच्चा गिर रहा है या खो रहा है। इसलिए सपने में डर असली होता है, भले ही उसकी वजह काल्पनिक हो। फ्रायड अपनी इस यात्रा के अंत में एक बहुत ही मार्मिक सपना सुनाते हैं। एक पिता अपने बच्चे की मौत के बाद उसके शव के पास पहरा दे रहा था। वह थक कर बगल के कमरे में सो गया। उसने सपना देखा कि उसका बच्चा उसके पास आकर कह रहा है, पापा, क्या तुम नहीं देखते कि मैं जल रहा हूँ? वो चौंक कर उठा और देखा कि मोमबत्ती गिरने से बच्चे की लाश जल रही थी। यहाँ सपना क्यों आया? क्या पिता को तुरंत नहीं जाग जाना चाहिए था? फ्रायड बताते हैं कि सपना यहाँ भी एक इच्छा पूरी कर रहा था। पिता की इच्छा थी कि उसका बच्चा अभी भी जीवित हो। सपने में उसने अपने बच्चे को जीवित देखा और एक पल के लिए उसकी इच्छा पूरी हुई। इस तरह सपना उसकी नींद की रक्षा भी कर रहा था और उसकी गहरी इच्छा को भी साकार कर रहा था। फ्रायड यहीं रुकते नहीं। वे हमें सपनों को समझने का एक पूरा नक्शा देते हैं। वे बताते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में बटा है, अचेतन मन और चेतन के करीब का मन, प्रीकॉन्शियस। अचेतन मन वह गहरा समुद्र है जहां हमारी सबसे पुरानी, सबसे प्रबल और दबी हुई इच्छाएं रहती हैं। ये इच्छाएं हमेशा सक्रिय रहती हैं। दिन के समय हमारा चेतन मन एक संतरी की तरह उन पर नजर रखता है और उन्हें बाहर नहीं आने देता। रात में नींद के दौरान ये संतरी थोड़ा ढीला पड़ जाता है और ये अचेतन इच्छाएं सपनों का रूप लेकर बाहर झांकने लगती हैं। लेकिन चूंकि ये इच्छाएं बहुत ताकतवर होती हैं, इसलिए सपना उन्हें सीधे तौर पर नहीं दिखा सकता, नहीं तो हम डर के मारे जाग जाएं। इसलिए सपना इन इच्छाओं को छुपाने, तोड़ने, मरोड़ने और प्रतीकों में बदलने का काम करता है। यही काम है ड्रीम वर्क। सपने अक्सर दिन के बचे हुए टुकड़ों से जुड़ते हैं।
कोई छोटी सी बात, जैसे सड़क पर किसी का नाम पढ़ लेना या कोई हल्की सी बातचीत, सपने का आधार बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दबी हुई अचेतन इच्छा को सतह पर आने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है, और ये दिन भर की छोटी मोटी घटनाएं उसे वह सहारा दे देती हैं। सपनों में दिखने वाली बेतुकी बातों का भी एक मतलब होता है। जब हम सपने कुछ ऐसा देखते हैं जो पूरी तरह बेहुदा और असंभव हो, तो इसका मतलब है कि सपने के विचारों में कहीं न कहीं ये बेतुका है या यह हास्यास्पद है, जैसा कोई भाव छिपा है। सपना उस भाव को चरितार्थ करने के लिए खुद बेतुका बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपने पिता पर कोई टिप्पणी करनी है जो समाज में बेतुकी लगेगी, तो वह सपना उस टिप्पणी को एक बेतुके दृश्य के रूप में दिखा सकता है। फ्राइड इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सपनों का विश्लेषण करना मानस के अचेतन भाग को समझने का सबसे सीधा रास्ता है। सपने हमें हमारे उन पहलुओं से रूबरू कराते हैं जिन्हें हम दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से भी छुपाते हैं। वे हमारी सबसे गहरी आकांक्षाओं, हमारे सबसे बड़े डर और हमारे सबसे पुराने संघर्षों का दर्पण होते हैं। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि सपने क्या होते हैं, बल्कि ये भी बताती है कि हम खुद को कैसे समझ सकते हैं। फ्राइड की यह थ्योरी क्रांतिकारी थी। इसने मनोविज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। आज विज्ञान ने कई मायनों में फ्राइड की बातों को चुनौती दी है, लेकिन उनका यह मूल विचार कि सपने अर्थहीन नहीं है, बल्कि हमारे मन की एक गहरी और अक्सर दबी हुई आवाज़ है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब आप अगली बार कोई अजीब सपना देखें, तो शायद आप फ्राइड की यह कहानी याद करें और सोचें कि क्या आपका अपना मन आपसे कुछ कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी देन है, एक ऐसी दृष्टि जो रात के अंधेरे में भी अर्थ की किरण ढूंढ लेती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।